नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MSPS 99 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन पादभूमि जनन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट 2 पर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर अपन पढ़ेंगे लैंगिक जनन, और पीछे वाले वीडियो में अपन ने पढ़ा था कायिक जनन। तो अपन शुरू करते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं और क्या क्या इसके प्रकार हैं, तो वो बातें अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे जैसे अपन वीडियो डालें तो आपको पता चल जाए। तो अपन शुरू करते हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन तो वह जनन या जनन का वह प्रक्रम, जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर व मादा जनक दोनों भाग लेते हैं, और इसके अंदर युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों का संलयन होता है और गुणसूत्र का विभाजन होता है। गुणसूत्रों का विभाजन। तो यह हो गई अपने लैंगिक जनन की परिभाषा। जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर और मादा जनक दोनों भाग लेते हैं, और इसके अंदर युग्मकों का संलयन होता है, यानी नर व मादा युग्मक, नर व मादा युग्मक दोनों क्या होता है संलयन, या अपन इसको बोलते हैं निषेचन। जो संलयन का प्रक्रम होता है उसको कहा जाता है निषेचन या फर्टिलाइजेशन, इसको कहा जाता है। तो लैंगिक जनन इसके अंदर निषेचन का प्रक्रम होता है, बाकी अन्य जनन में नहीं होता है। तो यह अपने लैंगिक जनन की परिभाषा। उसके बाद अपन देखते हैं किस प्रकार से पादपों के अंदर लैंगिक जनन होता है, कौन कौन से उनके अंदर जननांग होते हैं। तो अपन पुष्प के पहले जननांग देख लेते हैं। तो इसके लिए अपन एक सर्वमान्य जो पुष्प है धतूरा, इस प्रकार का फूल पर देखते हैं तो ये धतूरे का पुष्प है। और उसका आंतरिक काट अपन देखते हैं तो इसके अंदर अपने को बहुत सारे उसके जननांग दिखाई देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला इस प्रकार की संरचना अपने को देखने को मिलती है। और दूसरी जो संरचना है कुछ इस प्रकार के अंग अपने को इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो अपन देखते हैं कौन कौन से अंग है। तो इसके अंदर नर और मादा दोनों के जननांग उपस्थित है। पहला जो जननांग है इसको अपन बोलते हैं पुंकेसर। पुंकेसर जो नर जननांग है, पुंकेसर, और ये क्या है नर जननांग। और दूसरा इसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर और ये है मादा जननांग।
अब जो पुंकेसर है उसके 3 भाग होते हैं, पुंकेसर है उसके कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पूरा है उसको अपन बोलेंगे पुंकेसर, और इसका जो तंतुनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं पुतंतु, पुतंतु। और उसका ऊपरी जो भाग होता है उसको बोलते हैं परागकोश। ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? परागकोश कहा जाता है। और इसी परागकोश के अंदर होते हैं परागकण। इसी परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण होते हैं। जो स्त्रीकेसर है इसका जो ऊपर वाला भाग है उसको कहा जाता है वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। और इसकी जो नली सदृश संरचना है उसको कहते हैं वर्तिका। यानी कि ये तो हो गया नर जननांग पुंकेसर, और ये हो गया अपना मादा जननांग जिसको बोलते हैं स्त्रीकेसर। इसके 2 भाग है, ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, और जो नलिका सदस्य संरचना उसको बोलते हैं वर्तिका। और इसके अंदर जो ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं परागकोश, और जो तंतुनुमा संरचना होती है उसको बोलते हैं पुतंतु। और पूरे को अपने को पूछे तो पूरे को क्या बोलते हैं? पुंकेसर इसको कहा जाता है। नीचे वाला भाग है उसको बोलते हैं अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। और अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड, बीजांड या बीज इसके अंदर पाए जाते हैं, जो मादा युग्मक का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? मादा युग्मक के तौर पर, मादा युग्मक के तौर पर काम करते हैं। और ये जो परागकोश के अंदर पाए जाने वाले जो परागकण होते हैं वो नर युग्मक, नर युग्मक के तौर पर काम करते हैं। तो अपने एक बार दोबारा से देख लेते हैं। यानी कि सबसे पहला क्या हो गया अपना? स्त्रीकेसर हो गया जो मादा जननांग है, और इसका ऊपरी भाग ये होता है वर्तिकाग्र, इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र बोलते हैं, जहां पर ये परागकण आकर गिरते हैं। और नीचे वाला भाग उसको कहा जाता है वर्तिका, नलिकानुमा संरचना है उसको बोलते हैं वर्तिका। और इसके ऊपर जैसे ही परागकण आकर गिरते हैं और इसके परागकण के जाने के लिए ये नलिका विकसित होकर अंडाशय तक चली जाती है। और अंडाशय के अंदर होते हैं बीजांड या बीज जो मादा युग्मक का काम करते हैं। और इस तरफ अपन देखें तो परागकोश के अंदर है परागकण, और इसको अपन बोलते हैं पुतंतु। अब अपन देखते हैं जनन अंग के आधार पर, यानी कि जनन अंगों के आधार पर जो पुष्प है उसको कितने भागों में बांटा गया है? जनन अंगों के आधार पर पुष्प उसको कितने भागों में बांटा गया है? इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। हाँ जी, आपने नोट कर लिया तो अपन आगे चलते हैं, फिर देखते हैं। यानी कि जनन अंगों के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है? जनन अंगों के आधार पर पुष्प को 2 भागों में बांटा गया है। यानी कितने भागों में बांटा आपने इसको? 2 भागों में। सबसे पहला जो होता है वो है एक लिंगी पुष्प, एक लिंगी पुष्प, और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। यानी कि जनन अंग के आधार पर फूलों को कितने भागों में बांटा गया है? तो जनन अंग के आधार पर फूल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो है अपना एक लिंगी पुष्प और दूसरा है द्विलिंगी पुष्प। तो अपन इसकी परिभाषा देखते हैं। एक लिंगी पुष्प किसे कहते हैं? एक लिंगी पुष्प किसको कहा जाता है? तो वह है पुष्प जिसमें पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है, उपस्थित होता है
तो उसको अपन बोलते हैं एक लिंगी पुष्प, यानी कि वह पुष्प जिसके अंदर या तो पुंकेसर या तो नर जननांग हो या फिर स्त्री केसर या मादा जननांग उपस्थित हो, दोनों में से कोई एक अंग जिस फूल के अंदर उपस्थित होता है उसको अपन बोलते हैं एक लिंगी पुष्प। एग्जाम्पल आता है इसके अंदर, तो अपना मक्का होता है ना, मक्का है, पपीता, ये एक लिंगी पुष्प के उदाहरण कहे जाते हैं। इनका जो फूल होता है उसके अंदर एक ही जननांग उपस्थित होता है, चाहे वो पुंकेसर हो चाहे स्त्री केसर हो, दोनों में से एक जननांग उसके अंदर उपस्थित होता है। और इसके अलावा ककड़ी, उसका जो पुष्प है वो भी एक लिंगी पुष्प का उदाहरण होता है। उसके बाद हम देखते हैं द्विलिंगी पुष्प, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी ऐसे पुष्प जिनमें पुंकेसर व स्त्री केसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, उसको अपन बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प। यानी एक ही फूल के अंदर यदि एक जननांग उपस्थित है तो उसको अपन कहेंगे एक लिंगी पुष्प, और एक ही फूल के अंदर यदि दोनों जननांग उपस्थित है तो उसको अपन बोलते हैं द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। इसके अंदर गुलाब है, धतूरा, वह पिटूनिया जो होता है, ये जो पुष्प है द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण कहे जाते हैं। यानी ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में आता है, निम्न से कौन सा एक लिंगी पुष्प है, तो एक मक्का, पपीता और ककड़ी, ये तीनों के तीनों एक लिंगी पुष्प होते हैं, और गुलाब, धतूरा और पिटूनिया ये द्विलिंगी पुष्प कहे जाते हैं। तो ये हो गए अपने दो प्रकार जनन के आधार पर पुष्प कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। उसके बाद आगे देखते हैं परागण, इसको आप नोट कर ले जल्दी से। हाँ जी, आगे बढ़ देखते हैं परागण। परागण किसे कहते हैं, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी पराग कणों का परागकोश से निकलकर किसी भी माध्यम, अब माध्यम कोई भी हो सकता है, जैसे हवा, जल, अपने कीट हो सकते हैं या पक्षी, माध्यम से पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने का प्रक्रम परागण कहलाता है। तो अपन ने देखा था जो नर जननांग था उसके ऊपरी भाग के अंदर क्या था, परागकोश, क्या था, परागकोश, और उस परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकोश के अंदर क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। तो ये जो परागकण होते हैं ये परागकोश से निकलकर किसी भी माध्यम से, चाहे वो हवा के साथ उड़कर जाए, चाहे जल के साथ बहकर जाए, कीट या पक्षी उनके शरीर से चिपक कर क्या होते हैं, दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो कोई कीट है और वो एक फूल पर बैठता है, एक पुष्प के ऊपर जाकर बैठता है, और वो मान लो नर का जननांग है वहां पर, जैसे परागकोश के ऊपर वो बैठता है, तो उसके शरीर से क्या होते हैं, परागकण हो चिपक जाते हैं, और परागकण चिपक गए। अब जैसे वो दूसरे पुष्प पर जाकर बैठेगा तो वो मान लो जैसे किसी मादा जननांग है और वर्तिकाग्र पर जाकर बैठता है, तो अपने साथ लाए गए जो परागकण है उनको वो वहां पर ले जाकर छोड़ देता है, और उसी प्रक्रम को क्या बोलते हैं, परागण कहते हैं। ध्यान रखना इसके अंदर परागण और परागकण में फर्क है।
परागण और परागकण में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। इनकी परागण तो हो गया परागकणों के पहुंचने का माध्यम, परागण क्या हो गया, परागकणों के पहुंचने का माध्यम, और परागकण ये नर युग्मक है, ये क्या है, नर युग्मक, या अपन इसको नर कोशिका कह सकते हैं, नर युग्मक या नर कोशिका इसको कहा जाता है। अब अपन देखते हैं परागकण के आधार पर, फूल है यहाँ पर भी उसको दो भागों में बांटा गया है, परागण के आधार पर पुष्प को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। अपन देखते हैं दो कौन कौन से हैं, एक होता है स्वपरागण, एक होता है स्वपरागण। तो परागण के आधार पर, परागण के आधार पर अपने पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक है उसको बोलते हैं स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण, यानी दो प्रकार का प्रक्रम हो गया। जैसे अपन देखते हैं, मान लो कोई पुष्प है, और ये है इसका मादा भाग वर्तिकाग्र, और ये इसका नर भाग यानी कि परागकोश, परागकोश। और इसी प्रकार से अपना दूसरा पुष्प है, तो ये अपने पास दो पुष्प है, अपने पास क्या है, दो पुष्प है, और ये इसका पराग कोश है यानी कि पुंकेसर, और ये है वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर, वर्तिकाग्र या स्त्रीकेसर। ये अलग अलग अपने पास दो फूल हो गए। तो अपन देखते हैं स्वपरागण कब होगा और परपरागण कब होगा। तो जब मान लो ये फूल है और यहाँ पर ये परागकोश है, तो यहां से परागकण निकलकर, यहां से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं। जब परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। जब एक पुष्प है और उसके अंदर दोनों जनन उपस्थित है, तो उसी पुष्प के या एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वपरागण। यानी कि इसी फूल के जो परागकोश है वहां से परागकण निकले और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर गए, तो ये प्रक्रम कहलाता है स्वपरागण। अब अपन देखते हैं उसी प्रजाति का मान लो दूसरा पुष्प है और इस परागकोश से परागकण निकलेंगे और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, दूसरे पुष्प के यानी उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो ये प्रक्रम कहलाता है परपरागण। इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, परपरागण इसको कहा जाता है। और इसके अंदर उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर हो गया मटर और टमाटर, इसके अंदर हो गया मटर और टमाटर है वो इसका उदाहरण हो जाएगा। और ध्यान ही रखना सवयनी अपना, सवयनी को हो गया अपना और परयनी पराया, तो इसे अपने याद रख लेंगे। यानी जब उसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचते हैं, तो उस प्रकरण को बोलते हैं स्वपरागण। और जब एक ही प्रजाति के पुष्प है और उसके परागकोश से परागकण निकलेंगे और उसी प्रजाति के दूसरे पुष्प के ऊपर जब ये जाकर गिरते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं परपरागण। और परपरागण का उदाहरण हो गया
गुलाब है, ठीक है। तो ये हो जाएगा परपरागण का उदाहरण। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी क्लास, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा है लैंगिक जनन, और इसके अंदर अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे निषेचन। निषेचन क्या है? फल है, फूल है, उसका विकास कैसे होता है, और फल और फूल के कितने प्रकार होते हैं, फल है उसके कितने प्रकार होते हैं, और इसके अलावा जो अनिषेक जनन वो भी बड़ा अगले पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद।